डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो नावल लेके आई हूँ ये यूट्यूब स्पेशल नावल है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। राइटर का नाम और नावल का नाम आप लोगों को लास्ट पे पता चल जाएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें। तो बढ़ते हैं नावल की तरफ। सरदार हशमत अपनी बातों का पक्का है। मैंने तुमसे शादी बच्चे के लिए की है, तो बेहतर है कि तुम मेरे सर पर नाचने की कोशिश मत करो, वरना मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने में देर नहीं लगेगी। और आज की रात अगर मैंने तुम्हारी ज़ुबान से किसी और का नाम सुना, तो जहाँ मेरा इरादा तुम्हें सुबह बख्शने का है, अगले दिन भी मेरे साथ इसी कमरे में मेरी बाहों में कैद रहोगी। हशमत ने सुर्ख अंगारा आंखों से इस मासूम को देखते हुए कहा, जो आंखें पिलाई से ही देख रही थी। वो इस बड़ी सी हवेली में सिर्फ बच्चे की दिलाई गई थी। क्या यही इसकी औकात थी? आंखें फाड़े क्या देख रही हो? ये बात तो पहले ही तय हो चुकी थी। तुम्हारे माँ बाप ने पैसे लिए हैं, एक तरह का तुम्हें बेचा है। वो पुरसरारी से कहते अंगूठे से इसके गाल पर दबाव डाल चुका था। आज के बाद तुम अपने घर में से किसी से बात नहीं करोगी, और ख़ास तौर पर अपने उस 2 टके के मंगेतर से तो हरगिज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बीवी मेरी पीठ पीछे अपने आशिक से मिले। अपने लफ्ज़ों से इसे लहूलुहान करते हुए उसका दुपट्टा खींचे उतार कर ज़मीन पर फेंक चुका था। प्लीज़ मेरे साथ ये जुल्म मत करें। मैं नहीं जानती कि मेरे माँ बाप ने पैसे लिए हैं और आपसे निकाह करवा दिया। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे मंगेतर से अभी। वो मज़ीद कुछ कहती कि हशमत ने से जबरों से दबोचे उसका चेहरा अपने करीब किया था। मैंने कहा ना कि अब तुम उसका नाम क्या जिक्र भी नहीं करोगी, वरना। इसने जुमला अधूरा छोड़ा था। वो जल्दी से खौफ के मारे इस बात में सर हिला गई थी। गुड गर्ल, वो जाओ ये पहन कर आओ। एक खूबसूरत ब्लैक कलर की नाइटी इसकी तरफ बढ़ाते इसने सर लहजे में कहा। खुद वहीं बैठ कर सिगरेट लगाने लगा। वो जो दुपट्टे से बेनियाज बेड पर बैठी थी, नाइटी को देखते इसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। इसने तो आज तक इस तरह के कपड़े देखे तक नहीं थे, पहनना तो दूर की बात थी। इसका ताल्लुक गाँव के एक छोटे से घर से था, जहाँ इसका छोटा भाई और इसके माँ बाप रहते थे, और अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्होंने अपनी बेटी का सौदा कर दिया। सुनाई नहीं दिया गया? वो एकदम से धारा तो वे इसकी धार पर कप आ गई थी। मैं ये कैसे पहनूं? वो खौफजदा लहजे में बोली थी। तुम चाहती हो मैं खुद ये काम करूं? इसे गहरी नजरों से देखते हुए वो बोला, जो एकदम से बौखला गई थी। बेशक मैंने तुमसे निकाह बच्चे के लिए किया है, लेकिन हो तो मेरी बीवी, और अपनी बीवी से मैं अच्छे से अपना हक वसूल करूंगा। वो कहते अपनी जगह से खड़ा हुआ और सिगरेट को ज़मीन पर फेंकते इस पर अपना जूता मसलते सामने खड़ी नमल को ऐसा लगा जैसे वो सिगरेट नहीं बल्कि वो खुद हो। हशमत सरदार के लिए उस सिगरेट से भरकर कुछ भी ना थी, जिसे इस्तेमाल करने के बाद इसने फेंक देना था। उसका मंगेतर भी तो वो इससे कुछ पैसे लेकर खामोश हो गया था। अब इसे अकेले को ही जंग लड़नी थी। न चाहते हुए भी इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, जिसे इसने साफ नहीं किया। हशमत सरदार चलता हुआ इसके करीब आया। इसकी आंखों में आंसू देकर इसके होंठ मुस्कुराहट में डरे। इसके सर के पीछे से हाथ ले जाते हुए वो इसके चेहरे पर झुका था। नमल ने आंखें बंद कर ली। वो इसे बेहद करीब से देख रहा था। मजीद इसके चेहरे के करीब झुकते वो इसकी आंसुओं को अपने लबों से चुनने लगा। वो सरदार के लफ्ज़ पर सांस रोके खड़ी हुई थी। इसके होंठों का लम्स नरम लम्स सिगरेट और इसके परफ्यूम की खुशबू मिक्स होकर अजीब सा एहसास पैदा कर रही थी। अभी तक इसका हाथ इसके बालों में फंसा हुआ था। तुम्हारे बदन की खुशबू सरदार हशमत पर नशा तारी कर रही है, गंभीर लहजे में कहते हुए उसकी गहरी आंखों में झांकने लगा, जहाँ इसे हया के रंग बिखरे हुए नजर आने लगे थे। कुछ पल के लिए तो इसे देखकर महबूब सा रह गया था। इसने बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी थी, लेकिन सामने खड़ी हुई लड़की इसमें एक अलग ही कशिश थी। सांवले रंग की हल्की बुरी आंखें, लंबे बाल, मुतनासिब सरापा और मुड़ी हुई पलकें, वो हुस्न की मलिका थी। ये बात सरदार ने दिल में तस्लीम की। पहले जब इसकी माँ ने दूसरी शादी का कहा तो वो नहीं माना। पहली बीवी भी इसकी बेहद खूबसूरत और मगरूर थी। सीढ़ियों से गिरने की वजह से वो कभी माँ नहीं बन पाई। लेकिन सरदार हशमत ने अपनी नस्ल को भी आगे बढ़ाना था, तो अपनी माँ की बात को मानना पड़ा। जबकि इसकी पहली बीवी ने बहुत शोर शराबा किया, लेकिन इसकी बात को किसी ने नहीं सुना। उसने कुछ शराइत रखनी चाहिए, जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया। मेरा इरादा तब्दील हो गया है, वो सरगोशी में कहते ही इसे बाहों में उठा चुका था। मेरा नहीं ख्याल कि अब नाइटी की ज़रूरत पड़ेगी। वो ज़ोमानी अल्फाज में कहते से बेड की तरफ लिए बढ़ गया था, जो इसकी नज़रों से घबराती अपना सर इसके सीने से छुपा चुकी थी। इसे इस इंसान की समझ नहीं आ रही थी। निकाह के बाद जब वो इसे कमरे में लाई गई थी, तो उसने जब सरदार हशमत के आने पर कुछ कहना चाहा, तो वो गुस्से में इसे अच्छे से बावर करवा चुका था। वो इस हवेली में, इस कमरे में सिर्फ बच्चे के लिए लाई गई है।
मैं कहाँ से शुरू करूँ? हशमत ने नमल को बेड पर फेंका। यहाँ से इसने अपने अंगूठे से नमल के सुर्ख होंठों को सहलाते हुए पूछा था। नमल खामोशी से सामने वाले इंसान को देख रही थी। वो शख्स जो अब इसके होंठों पर हाथ फेरता हुआ आस्ता आस्ता इसकी गर्दन तक जा रहा था। या यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा जिस्म मुझे सुकून देता है या नहीं। मजीद अल्फाज के बगैर हशमत ने अपने लम्स की मज़ाहमत करने का मौका दिए बगैर नमल के होंठों को पुरतशद्दुद तरीके से कुचल डाला था। ना सिर्फ इसके होंठ बल्कि इसके हाथों ने बड़ी महारत से नमल की शर्ट नीचे खिसका दी थी। सुर्ख होंठों पर लम्स छोड़ने के बाद अब इसका तवज्जो इसकी पतली गर्दन पर थी। इसी वक्त इसके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आया कि इसके बच्चे को जन्म देने वाली एक मामूली सी लड़की है। किसी ख़ानदान से इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो इसे अपना नाम दे चुका था। आहिस्ता आहिस्ता वो इस पर झुकता चला गया था। रात कतरा कतरा सरकने लगी थी और वो मासूम जान हशमत सरदार की गुस्ताखियाँ बर्दाश्त कर रही थी। ज़ैनब ने ये रात किस तरह गुजारी ये वही जानती थी। इसकी जगह आज इसके शोहर के साथ कोई और दूसरी लड़की मौजूद थी। इसके हिस्से की मोहब्बत में अब वो भी शामिल हो गई थी। सरदार, आपने ये अच्छा नहीं किया। कोई भी औरत मोहब्बत में धोखेबाजी पसंद नहीं करती। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं कि कभी भी आपको माफ़ नहीं करूँगी। वो गुस्से से सुर्ख आंखों के साथ आईने में देखती हुई बोली थी। इसकी उजड़ी हुई हालत देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि इस घर की बहू है। अगले दिन जब नमल की आंख खुली तो वो कमरे में अकेली थी। इर्द गिर्द नजर दौड़ाने पर पता चला वो तो कमरे में मौजूद ही नहीं था। जो पूरी रात इस पर अपनी शिद्दत निछावर करता रहा था। वो उठकर बैठी और रात का सोच कर न जाने कि उसका चेहरा शर्म के मारे सुर्ख हो गया। इसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसका मंगेतर उसके माँ बाप ने जो कुछ किया वो बहुत अच्छी तरह देख चुके थे, इसलिए जो हो रहा था इसे भी तब्दील नहीं कर सकती थी। और ये भी सच था कि हशमत का इसका शौहर था। चाहे इसका निकाह जैसे भी हुआ हो, चाहे जिस भी हालात में हुआ हो, लेकिन इसका शौहर था और वो अपना हक भी वसूल कर चुका था। अभी वो इसी बारे में सोच रही थी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंकी। जहाँ से मुलाजमा अंदर आई, उसके पीछे ही ज़ैनब भी अंदर दिन दिनाते हुए आई थी। मुलाजमा के हाथों में नाश्ता था जिसे ज़ैनब ने ज़मीन पर फेंक दिया। इसके चेहरे को देखकर साफ लग रहा था वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, और नमक को देखकर तो इसके चेहरे पर हकारत सी आ गई थी। तुम अभी अभी तक इस कमरे में क्या कर रही हो? चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारा काम यहाँ पर पूरा हो गया है। अब तुम मुझे इस कमरे के इर्द गिर्द भी नजर ना आओ। ये मेरा कमरा है, और ख़बरदार अगर दोबारा तुमने इस कमरे में कदम भी रखा तो तुम्हारी जान ले लूँगी। ज़ैनब ने नफरत भरे लहजे में से देखते हुए कहा। वो नासमझी से इसे देख रही थी। क्या मतलब? मैं कहाँ जाऊँ? वो घबराए हुए बोली थी। मुलाजमा इसके पीछे ही खड़ी हुई थी। मेरी बिला से कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ से मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी दोबारा देखना नहीं चाहती। वो गुस्से से चीखी तो नमल जल्दी से उठ गई थी, लेकिन ज़ैनब का गुस्सा से हशमत की ब्लैक कलर की शर्ट में देखकर मजीद बढ़ा था। वो आगे बढ़ी से बालों से दबोचा। अगर तुमने मुझे अपनी मनहूस शक्ल दोबारा दिखाई तो कसम खाकर कहती हूँ तुम्हें इसी वक्त मार डालूंगी। समझ आई अब? दफ़ा हो जाए यहाँ से। बगैर दुपट्टे के इसे दरवाजे की तरफ धकेलते हुए वो गुस्से से बोली थी, लेकिन मुझे चेंज तो कर लेने दे। वो तकलीफ के मारे बोली, क्योंकि इस वक्त वो सादा से ट्राउज़र और ऊपर हशमत की शर्ट में मलबूस थी। वो सहूलियत में बाहर नहीं जा सकती थी। भाई मुलाजिम थे। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? ज़ैनब ने गुस्से से आगे बढ़ते उसे बालों से पकड़ कर दरवाजे के पास लाते ही इसे बाहर फेंक दिया था, जो ज़मीन पर रोंदे मुँह जा गिरी थी। मुलाजमीन ने इसे गिरते हुए देखा तो उसका हुलिया देखकर वो नज़र झुकाकर वहाँ से चले गए थे। वो अच्छी तरह जानते थे अगर उन्होंने दोबारा देखा तो इनका सरदार इनकी जान लेने में एक सेकंड में नहीं लगाएगा। हशमत की माँ ने भी ज़ैनब को ये सब करते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इनको सिर्फ एक बात से मतलब था, और वो था इनका पोता चाहिए था। बाकी इनको इस लड़की से कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि ना तो वो ख़ानदानी थी, ना ही वो कोई अमीर थी। इनको अपनी बहू ही पसंद थी। शादी के लिए उन्होंने अपने बेटे को इसलिए मनाया कि वो सवेली को पोता दे सके। बाकी से इसकी कोई परवाह ना थी। इसलिए वहाँ से अपने कमरे की जाने पड़ गई। नमल की आंखों में बसी से आंसू आ गए थे। आखिर इसका कसूर क्या था? इसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब में इसका क्या लेना देना था। पहले इसके माँ बाप ने पैसों की खातिर इसे बेच दिया था, और अब वो इस हवेली में किसी बेजान और फजूल चीज़ की तरह पड़ी थी। जो भी था इसे धकतार कर इसकी बेइज्जती करके जो भी आता था इसे धकतार कर इसकी बेइज्जती करके चला जाता था, और अब भी बिना दुपट्टे के वो पड़ी हुई थी। क्या हो रहा है यहाँ पर? इससे पहले कि ज़ैनब मज़ीद कुछ कहती, हशमत की एक रख्त आवाज़ पर एकदम से कँपा गई थी। इसे नहीं मालूम था कि वो घर पर है। इसे तो लगा था वो बाहर गया होगा, इस वजह से तो शेरनी बनी फिर रही थी। नमल को ज़मीन पर पड़े देखकर उसके माथे के बल गहरे हुए थे। वो जानता था कि मुलाजमीन ने इसे देखा होगा, और फ़ौरन आगे बढ़ते हुए अपनी चादर इसके ऊपर डाली, इसे कंधों से पकड़ कर खड़ा किया। और ये देखकर तो ज़ैनब का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया था। कल की आई हुई लड़की के लिए वो अपनी बीवी को इग्नोर कर रहा था। तुम्हें किसने इजाज़त दी मेरी बीवी को मेरे ही कमरे से बाहर निकालने की? हशमत ने ज़ैनब को देखते हुए रख्तगी से पूछा, जो एकदम से घबरा गई थी कि क्या जवाब दे। सरदार, मैं भी आपकी बीवी हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, और बच्चे की खातिर आपने इस लड़की से शादी की है, लेकिन अब मैं इसे अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका काम ख़त्म हो गया है। इसे किसी दूसरे कमरे में या स्टोर रूम में भेज दें।
ज़ैनब ने अपने डर पर काबू पाते हुए हशमत को देखते हुए कहा था, जो अभी भी संजीदा चेहरे के साथ इसे देख रहा था। अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जिस तरह तुम मेरी बीवी हो इसी तरह ये भी मेरी बीवी है। जो अहमियत तुम्हें इस हवेली में मिली है वही इसे भी मिलेगी। और ख़बरदार अगर तुमने इसके साथ बुरा करने की कोशिश की। तुम लोग के दबाव में आकर ही मैंने निकाह किया है, और अब अगर तुमने इस लड़की के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तुम लोगों को मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकेगा। आज से तुम दूसरे कमरे में रहोगी, ये इस कमरे में। तुम मेरी बीवी हो इसलिए तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर रहा हूँ, वरना तुमने इसे जिस होलिये में बाहर निकाला है और जिन गैर मर्दों ने इसे देखा है, शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें अपनी बीवी होने के नाते माफ़ कर रहा हूँ, वरना तुम्हें अभी और इसी वक्त ख़त्म कर देता। वो कहते ही नमल को पकड़कर अपने कमरे की जाने के लिए भर गया था। ज़ैनब तो बुद्ध बनी अभी तक वही खड़ी थी। इसके दिमाग में अभी भी हशमत की बातें गूंज रही थी। जिस बात का खौफ था वही हुआ। इसे इस बात का खौफ था कि कहीं इसका शौहर इस लड़की के प्यार में गिरफ्तार ना हो जाए, इसकी खूबसूरती में कहीं खो ना जाए, और वही हुआ था। इसका शौहर इसे डांट कर इस लड़की को अपने साथ लिए चला गया था। शायद इससे भी गलती हुई थी। इसे अपनी सास की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए थी, और कभी भी अपने शौहर को दूसरी शादी का मशवरा नहीं देना चाहिए था। इसने तो अपनी सास की बातों में आकर ही सब कहा था, लेकिन अब पछताने का क्या फ़ायदा था। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। तुम अब सरदार हशमत की बीवी हो। तुम पर मैं अपनी छाप छोड़ चुका हूँ, और बेहतर यही है कि तुम सरदार हशमत की बीवी बनकर रहो, ना कि ये रोती और गिड़गिड़ाती हुई लड़की मासूम बनकर फिरती रहो। मैं तुम्हें बार बार बचाने के लिए नहीं आऊँगा। पहली और आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूँ कि मजबूत बनो। अगली बार मैं तुम्हें हर किस पर जान नहीं बचाऊँगा, और जो करना है तुमने खुद करना है। हशमत ने गुस्से से देखते हुए कहा था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या बोल रहा है। अभी कल तक तो वो इसे कह रहा था कि वो इस हवेली में इसके कमरे में सिर्फ बच्चे के लिए लाई गई है, और आज वो इस पर अपनी बीवी होने का हक जमा रहा था। एक रात में न जाने से क्या हो गया था। आपने तो कहा था कि मैं आपके कमरे में सिर्फ बच्चे के लिए लाई गई हूँ। आप मुझे अब बीवी होने का कभी भी वो मुकाम नहीं देंगे, और आज आप ये सब क्यों कह रहे हैं। आप मुझे अपनी बीवी को तस्लीम करे हैं। वो जो खौफजदा सी खड़ी थी फिर भी दिल में आते सवाल को जुबान पर ले आई, और वो जो गुस्से में खड़ा ऐसे घो रहा था, एकदम इसकी गिरफ्त इसके बाजू पर ढीली हुई। वो सच ही तो कह रही थी। कल तक तो वैसे ही कह रहा था, और आज न जाने से क्या हो गया था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था क्या कोई गैर मर्द इसकी बीवी को देखे। जब तक तुम मेरे निकाह में हो मेरी बीवी हो, और मेरी बीवी बन के ही रहना होगा। मजीद फजूल बकवास में सुनना नहीं चाहता। इसकी बातों को इग्नोर किया। वो गुस्से से धारा था। इसके इस सवाल का जवाब तो इसके पास भी नहीं था। जाओ चेंज करके आओ, इसे देखते हुए बोला, और नज़र इसकी गर्दन पर जमा दी जहाँ अभी तक इसकी शिद्दों के निशान मौजूद थे। अचानक इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वैसे ये निशान तुम्हारी गर्दन पर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वो आगे बढ़ते गंभीर लहजे में बोला था। एक पल में इसका लहजा तब्दील, और वो जो घबराई सी खड़ी हुई थी एकदम से सरपट आ गई। रात तुमने सरदार हशमत को अपना दीवाना बना लिया, मान लिया तुम्हें मैंने। रात तुमने मुझे बता दिया तुम मेरी सोच से ज़्यादा खूबसूरत हो। इसे सर से लेकर पाँव तक देखते हुए गंभीरता से बोला था, और नमल के लिए अपना चेहरा उठाना दोबर हो गया था। वो अभी भी सर झुकाए हुए खड़ी थी जब इसको ठोड़ी से पकड़ के इसने इसका चेहरा ऊपर किया। इसकी खूबसूरत आंखों को देखते न जाने से अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। ऐसा कभी इसके साथ नहीं हुआ था। ज़ैनब के साथ इसके अरेंज मैरिज थे, लेकिन न जाने क्यों सामने खड़ी लड़की को देखते इसका दिल अजीब से अंदाज में धड़कता था। और अभी भी ऐसा ही हो रहा था। इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इन खूबसूरत और नशीली आंखों में अपना दिल हार बैठा हो। इसकी गर्दन पर दोबारा झुका, और अपने ही दिए हुए निशान पर दोबारा होंठ रखते हुए शिद्दत भरी गुस्ताखी करके पीछे हुआ था। वो जो जोर से आंखें मूंदे हाथों की मुठ्ठियां पीछे खड़ी थी। जल्दी से इसने दीवार का सहारा लिया, वरना से तो लग रहा था वो ज़मीन बोस हो जाएगी। इसकी हालत से महफूज होते हुए उसके चेहरे के तासुरात देख रहा था, जो आंखें बंद किए गहरे सांस ले रही थी। जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारा आज का दिन भी कमरे से बाहर जाने का इरादा मैं कैंसिल कर दूँ। इसके कहते हुए जल्दी से उसे वॉशरूम की तरफ भागी थी। पीछे वो खड़ा मुस्कुरा पड़ा। इसे सब बुरा नहीं लग रहा था। आपकी वजह से मैंने हशमत सरदार से बात की कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन अब वो मुझे इस लड़की की खातिर बातें सुनाई, लेकिन उन्होंने लड़की की खातिर मुझे बातें सुनाई हैं। अब मैं क्या करूँ, आप जानती भी हैं आज क्या हुआ। ज़ैनब गुस्से में सीधी अपनी सासू माँ के कमरे में आई थी, जो अभी भी पुरसकून से बैठी हुई इसकी बातें सुन रही थी, क्योंकि इस औरत को सिर्फ एक चीज़ से मतलब था, और वो था अपना पोता। इसे किसी भी हाल में अपना पोता चाहिए था, बाकी से किसी भी चीज़ से कोई लेना देना ना था। और इसे इस बात का भी पूरा यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब कभी दोनों बीवियों में से किसी को छोड़ने का वक्त आया तो हशमत नमल को ही छोड़ेगा, क्योंकि ज़ैनब इसकी खानदानी बीवी थी, और इसी बात का वो गरूर लिए बैठी हुई थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इनका बेटा क्या चीज़ है। तुम्हें किसने कहा था कि इस लड़की को हशमत के कमरे से बाहर फेंको। अगर तुम ये सब ना करती तो हशमत कभी भी इसकी हमदर्दी में ना बोलता। तुम खुद मौका फराहम करी हो इसे ऐसा करने का। इसकी सास ने पुरसकून लहजे में अपनी बहू को देखते हुए कहा, जिसका गुस्से से चेहरा सुर्ख हो रहा था। तो अब आप कह रही हैं मैं बस आराम से बैठी देखती रहूं कि कैसे वो मेरे शोहर पर डोरे डाल रही है, और मेरा शोहर मुझसे दूर होता जा रहा है। मैं आराम से बैठी देखती रहूं। वो एकदम से चीखी थी, और
आवाज़ आहिस्ता रखो बहू, वरना तुम्हारी ज़ुबान अभी इसी वक्त काट दूंगी। इसकी सास एकदम से अपनी जगह से खड़े होते हुए गुस्से से कराई थी। मुझे किसी भी हालत में अपना पोता चाहिए, हवेली का वारिस चाहिए। तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम हमें पोता दे देती तो हम ये सब ना करते। अब तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की यकीन दहानी करवाती हूँ, जिस दिन इस लड़की ने इस हवेली को पोता दे दिया, इसी दिन इसे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, थोड़ा सब्र करना होगा। इसकी सास ने दो टोक अल्फाज में अपना फैसला सुनाया और वो गुस्से से खड़ी खो रही थी। वो जानती थी कि इसकी सास ने जो फैसला कर लिया है वो बदल नहीं सकता, और इसे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि इसने अपने शोहर को दूसरी शादी की इजाज़त देकर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन वो एक बात ये भी जानती थी कि इसका शोहर दूसरी शादी के हक में ना था, लेकिन न जाने अब इसे क्या हो गया था। और अब ज़ैनब को भी इंतज़ार करना था, जितना हो सके इस लड़की को तकलीफ पहुँचानी थी। बस एक बार वो इस घर को, इस हवेली को वारिस दे देती, इसके बाद तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन तब तक इसे बर्दाश्त करना था। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई तो उसकी सास दोबारा अपनी जगह पर आराम से बैठ गई। इस दिन के बाद ज़ैनब और नवल का दोबारा सामना नहीं हुआ था। ज़ैनब दूसरे कमरे में रह रही थी, जबकि नवल सरदार के कमरे में रह रही थी। सरदार का रवैया इसके साथ काफ़ी हद तक तब्दील हो गया था। जैसा पहली रात रवैया था, अब तो बिल्कुल भी वैसा ना था। इनके लहजे में नरमी आ गई थी। वो खुद हैरान थी कि वजह क्या है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि हशमत के रवैये की ये तब्दीली शायद वो खुद ही है। वो इस लड़की पर अपना दिल हार बैठा है। पहली रात ही वो इससे कायल हो गया था। शायद हशमत सरदार को मोहब्बत हो गई थी, और अब इसका इरादा क्या था वो तो खुद भी नहीं जानता था। लेकिन वो पुरसकून थी इस दिन के बाद, और ना इसका सामना अपनी सास से हुआ था, ना ही ज़ैनब के साथ हुआ था, और इसी में वो मुतमिन थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि सरदार ने अपनी माँ और अपनी बीवी को सख्ती से मना किया है कि उन्होंने कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो बहुत बुरा पेश आएगा। इसकी माँ को तो कोई लेना देना ना था, इसलिए वो खामोश रही। लेकिन ज़ैनब ने सोच लिया था कि जब भी इसे मौका मिला वो ज़रूर नमल को तकलीफ पहुंचाएगी। आखिर इस लड़की ने इसका शोहर छीना था, वो कैसे खामोश बैठ सकती थी। एक महीना ऐसे ही गुजर गया था। दिन ब दिन वो मज़ीद खूबसूरत होती जा रही थी। हशमत के साथ ने इसे ऐसा बना दिया था। मुस्कुराहट तो उसके चेहरे से जुदा ही ना होती थी। इसे लगता था कि सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन अभी वो ना समझ इस बात से नावाकिफ़ थी कि असल मुश्किलात तो भी आनी थी, जिनका इसे सामना करना था। जिस काम के लिए वो हवेली में लाई गई थी, दो लोग इस हवेली में थे जो इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि जब वो इस हवेली को इसका वारिस दे देगी तो इसे हवेली से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। आखिरकार एक महीने बाद ही कुछ हवेली में खुशखबरी आ गई कि नमल माँ बनने वाली है। इसकी सास ने जब ये सुना तो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, लेकिन ज़ैनब ने कुछ खास रिस्पॉन्स ना दिया। वो अपने कमरे में ही रही थी। इसकी माँ ने तो पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। अभी हशमत को इस बात का इल्म ना था। आज सुबह जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो उसे सुबह से चक्कर आ रहे थे। वो कमरे से बाहर ही आई थी कि चक्कर आकर गिर गई। मुलाजमा ने देखा तो उसने अपनी बड़ी बेगम साहिबा को बुलाया। इसकी सास ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि वो दादी बनने वाली है। ये सुनते ही इसके पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। पूरे हवेली के अलावा बाहर गांव में भी उन्होंने कपड़े वगैरह दिए थे, और अब वो हशमत के आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि इसे खुशखबरी सुना सके। और ये खबर जब नमल को पता चली तो उसका भी चेहरा सुनकर शर्म के मारे सुर्ख हो गया था। आज हशमत काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ था, इसलिए आते हुए रात का 1 बज गया था। इसके साथ तो अपने कमरे में जाकर सो गई थी इंतज़ार करते करते, लेकिन अभी तक वो जाग रही थी और कमरे में चक्कर लगा रही थी। इसे खुशखबरी देना चाहती थी, और जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला तो कमरे के दरवाजे के साथ ही इसके दिल की धड़कनें भी तेज़ हुई थी। वो थका हारा कमरे में दाखिल हुआ। अपनी चादर को उतार कर इसने नीचे रखा था। उसे देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। एक नरम सी मुस्कुराहट से चलता हुआ वो इसके पास आया और झुककर इसके माथे पर बोसा दिया। ये तो इसके रोज़ का मामूल था। जब भी वो रात में आता तो उसके माथे पर बोसा देता। वो अपने दिल की बदलती हुई कैफियत से खुद भी हैरान था, पर ये सब करना नहीं चाह रहा था। अपने बात पर कायम रहना चाहता था जो उसने पहले सोचा था, लेकिन इसका दिल इसे ये सब करने पर मजबूर कर रहा था, और उसे ये भी सब अच्छा लगने लगा था। इसलिए इसने जो सोचा था इसे साइड पर रखकर वो करने लगा जो उसका दिल कह रहा था। मोहब्बत अभी क्या चीज़ है, अच्छे खास इंसान को घुटनों पर टेक देती है। सरदार ऐसा नहीं था कि वो ज़ैनब का ख्याल नहीं रख रहा था। वो ज़ैनब का पहले से की तरह ही ख्याल रखता था। अगर वो 3 दिन इस कमरे में रहता था, 3 दिन ज़ैनब के पास भी रहता था, लेकिन इस लड़की का तो मुँह ही सीधा नहीं हो रहा था। वो बात-बात पर गुस्सा करती थी, बात-बात पर चिढ़ जाती थी। ये बातें सब उसको बुरी लगने लगी थी। वो नहीं चाहता था कि कोई भी मसला हो। वो सुकून से इस हवेली में रहना चाहता था, लेकिन शायद ज़ैनब को ये मंज़ूर ना था, और इसके इसी रवैये की वजह से हशमत से दूर होता जा रहा था। बस इसे इसी दिन का इंतज़ार था जिस दिन नमल इस हवेली को पोता दे और फिर इसे धक्का देकर बाहर निकाल दे। इसके दिन बेचैनी से कट रहे थे और इधर हशमत नमल के करीब होता जा रहा था। सवाए सोई नहीं
अभी तक थके हुए लहजे में इसका हाथ पकड़ कर बैठ गया था और खुद बैठते हुए इसे अपनी गोद में बिठाया था। वो एकदम से शर्मा गई थी। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है, नमल नजरें झुकाए अपने होंठों को दांतों तले दबाते हुए कहा था, जो गौर से इसके चेहरे के उड़ते हुए रंग की तरफ देख रहा था। हाथ आगे बढ़ाते हुए इसने दांतों तले से इसके होंठों को आजाद किया था। कैसी खुशखबरी! इसकी गर्दन में मुंह छुपाया इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए वो बोला था, अब पापा बनने वाले हैं। वो इतने आस्ता से बोली थी कि अगर वो इसके करीब ना होता तो कभी भी सुन ना पाता। क्या कहा तुमने? वो इससे दूर हुआ था, चेहरे पर बेयकीनी के तासुरात थे। मैंने कहा अब आप पापा बनने वाले हैं। वो कहते इसके सीने में मुंह छुपा की थी। क्या तुम सच कह रही हो? इसकी बेयकीनी में डूबी आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। जिसने मुंह से कुछ नहीं कहा था, लेकिन इस बात ने सर हिला दिया था और चेहरे भी इसके सीने में छुपा लिया था। इससे तो यकीन नहीं आ रहा था। तुम सच कह रही हो? अशमत ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों के पहले में लेते हुए पूछा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। 3 साल तक वो इंतजार करता रहा। इसे पूरी उम्मीद थी कि एक ना एक दिन अल्लाह ताला से औलाद जैसी नेमत से ज़रूर नवाजेगा। लेकिन जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो उसकी माँ ने कहा कि अपनी बीवी का इलाज करवाओ या इसका टेस्ट वगैरह का। और जब इसने अपने टेस्ट करवाए तो इसे पता चला कि इसकी बीवी में ख़राबी है। वो कभी माँ नहीं बन सकती और ये सुनते हुए मायूस हो गया था। लेकिन इसने कभी भी अपनी बीवी को छोड़ने की बारे में सोचा ना था। लेकिन अब वो जब इसे खुशखबरी मिली तो उसे यकीन नहीं आ रहा था। बिल्कुल मैं सच बोल रही हूँ और आप पापा बनने वाले हैं और मैं मामा। वो शर्मीली मुस्कुराहट से इसे देखते हुए बोली थी, थैंक यू मेरी जान, मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। वो खुशी और मसरत के तासुरात लिए झुककर इसके माथे पर बहुत सारे प्यार करते हुए बोला था और उसे सीने में भींच लिया। और वो बहुत ज़्यादा खुश था, इतना खुश कि वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था। लेकिन दोनों इस बात से नावाकिफ़ थे कि अशमत की माँ और इसकी पहली बीवी ने इजाज़त इसी शर्त पर दी थी कि शादी करने के बाद वो बच्चा होते ही अपनी इस बीवी को छोड़ देगा। लेकिन वो ये बात को भूल रहा था। 9 महीने बड़ी जल्दी गुजरे थे और ज़ैनब की सास ने सख्ती से इसे मना किया था कि कोई भी ऐसी वैसी हरकत ना करे, ना ही नमल को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अगर इसे कुछ भी हुआ और इसके बच्चे को भी कुछ हुआ तो इसे छोड़ेगी नहीं। इसलिए ज़ैनब भी खुद पर कंट्रोल किए बैठी हुई थी। वो ज़्यादा इसके सामने ही नहीं आती थी। और जब आज वो वक्त आ गया जब वो एक नन्ही सी जान को दुनिया में लाने वाली थी तो हवेली में 2 लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, एक इसकी सास और दूसरा ज़ैनब खुद। इस 9 महीनों में हशमत बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया था और ये तब्दीली सिर्फ नमल की वजह से थी और नमल के साथ ही, वरना बाकियों के लिए तो वैसा ही इंसान था जैसे नमल के लिए इसके ऐसे साथ तब्दील हुए थे। इसका रवैया भी तब्दील हो गया था। वो पहली रात के बाद ही हो गया था। इसने 9 महीनों में इसका बहुत ख्याल रखा था। इसे किसी चीज़ की भी कमी नहीं होने दी थी। नमल तो 9 माह में खुद को खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी थी जिसे हशमत जैसा शोहर मिला। इसकी हर एक छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखता था। इन पूरे 9 महीनों में इसने इसे हाथ का छाला बना लिया था। वरना ना वो खुद इसे कुछ कहता था, ना ही किसी और में इतनी हिम्मत थी कि वो नंबर को कुछ कह सके। और आज रात जब 3 बजे का वक्त था तो इसे दर्द का एहसास हुआ। तो उसने जल्दी से आंखें खोली और इधर उधर देखा। इसका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। इसने हशमत को आवाज़ दी जो इसकी एक ही आवाज़ पर उठ बैठा था, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसका पीला पड़ता चेहरा देखकर वो घबराए हुए लहजे में पूछने लगा, मुझे दर्द हो रहा है। वो तकलीफ से कराई थी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर जाता हूँ। वो एक चादर पकड़ इसके ऊपर डाले से बाहों में भरकर फौरन बाहर की जाने भागा था। गाड़ी में पीछे आराम से लटाकर उसे लिए अस्पताल ले गया था। गाँव से कुछ फासले पर ही अस्पताल मौजूद था। 10 मिनट के अंदर वो अस्पताल पहुंचा और नंबर को लिए जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। हवेली में मुलाजमा ने हशमत की माँ को बता दिया कि सरदार छोटी बीबी को अस्पताल लेकर गए हैं। इसकी माँ तो खुशी खुशी उठ बैठी थी। हशमत को कॉल करके इसके बारे में पूछा और उसने बताया कि अभी ऑपरेशन चल रहा है। जैनब को भी जब ये खबर मिली तो अपने कमरे से बाहर आ गई थी। आखिरकार वो वक्त आ ही गया था। इतने दिनों बाद आखिर जो वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। बस इसे मजीद इस लड़की को बर्दाश्त नहीं करना था। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि हशमत ने कुछ और ही सोचा हुआ है। आखिरकार काफ़ी इंतज़ार के बाद डॉक्टर बाहर आई थी और इसने आकर हशमत को देखा जो फ़ौरन चलकर इसके पास आया था। डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? क्या वो ठीक है? इसने भी बेताबी से पूछा था। सरदार साहब परेशान मत हो, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है और मुबारक हो, आपके यहाँ बेटी पैदा हुई है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े सरदार को देखा था। डॉक्टर सामने खड़े इंसान को अच्छी तरह जानती थी क्योंकि इस अस्पताल को बनाने में भी सबसे ज़्यादा हाथ तो सामने खड़े इंसान का ही था। हशमत ने पूरी कोशिश की थी कि गांव में हर तरह की सहूलत मौजूद हो। इसने बहुत सारे अच्छे काम किए थे, लोगों की खिदमत की थी। इस वजह से गांव वाले इसकी बहुत इज्जत करते थे और अच्छी तरह जानते थे कि इनका सरदार गुस्से का थोड़ा तेज़ है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। इसलिए इसने बहुत कुछ किया था। क्या मैं अपनी बीवी और बच्ची से मिल सकता हूँ? हशमत ने यह सुना तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। इसकी भी यही ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला इसे बेटी से नवाजे और आज इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। जी जी बिल्कुल, आप मिल सकते हैं। बस हम लोग इनको दूसरे कमरे में शिफ्ट करने वाले हैं तो आप फिर इनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने मज़ीद एक तो हदायत दी, फिर वो वहाँ से चली गई थी और हशमत बेताबी से इंतज़ार करने लगा।
जैसे ही नमल को दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया था, फ़ौरन कमरे में दाखिल हुआ था। जहाँ नमल ने आंखें खोली थी, उसने सामने देखा जहाँ पर सरदार खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो भी इसे देखकर मुस्कुरा पड़ी। चलता हुआ इसके पास आया, झुककर इसके माथे पर बोसा दिया। आप खुश हैं? नमल ने थोड़ा घबराए हुए लहजे में पूछा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि हवेली में सबको बहुत ख्वाहिश थी कि वो सब यही चाहते थे कि लड़का पैदा हो, लेकिन हश्मी ने इस बारे में कभी बात ना की थी, इसलिए वो थोड़ा घबरा रही थी। तुमने मुझे मासूम सी परी दी है, आखिर मैं क्यों खुश ना होऊंगा? मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान तस्वर कर रहा हूँ जिसको अल्लाह ताला ने बेटी जैसी नेमत से नवाजा है। तुम सोच नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। हश्मी ने मोहब्बत वाले लहजे में कहकर झुककर इसके दोनों गालों पर बोसा दिया, और ये सुनकर ही जैसे नमक के दिल को ठंडक मिली थी और फिर पुरसकून हो गई थी। इसी वक्त नर्स हाथ में एक नन्ही सी मासूम सी छोटे से वजूद को लिए कमरे में दाखिल हुई थी और सबसे पहले इस वजूद को हशमत के हवाले किया था, जिसने बहुत एहतियात से अपनी बेटी को पहली बार पकड़ा था। वो अपनी बेटी के मासूम से चेहरे को देखकर इसकी आंखें नम हुई थी। नमल इसे ही देख रही थी। हश्मी ने मोहब्बत भरा बोसा दोनों गालों पर दिया, इसके माथे को चूमकर इसको इसकी माँ के दाएं तरफ लिटा दिया। नमल ने भी इसके माथे पर बोसा दिया। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हश्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी और बीवी और बेटी को देखते हुए कहा था। अम्मी नहीं आई? नमल ने हशमत को देखते हुए पूछा था। मैंने इनको कॉल कर दी है, डॉक्टर से मैंने बात कर ली है, हम कुछ देर में हवेली जा रहे हैं। मैं तो वहाँ पर तुम्हारा ठीक से ख्याल रख सकता हूँ, मुझे अस्पताल वैसे भी पसंद नहीं है। हशमत ने कहते ही चुपकर दोनों के माथे पर भारी भारी बोसा दिया था। अब तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, इसने मुस्कुरा कर कमरे से चला गया। 2 घंटे बाद हशमत अपनी बेटी और बीवी के साथ हवेली आया था। इन दोनों का बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया गया था। इसकी माँ ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था। हवेली में हर तरफ खुशी का समा था। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। इसकी माँ को तो यही पता था कि पोता पैदा हुआ है। उन्होंने इतनी उम्मीदें लगा ली थी कि उन्होंने पूछना भी गवारा नहीं किया कि इनके यहाँ पोता पैदा हुआ है या पोती पैदा हुई है। हशमत ने आराम से नमल को सोफे पर बिठाया और खुद इसकी माँ ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए अपने पोते को अपने बाहों में लिया था। उसके माथे का चुमा। आखिरकार मेरी ख्वाहिश पूरी हो ही गई। इस घर का वारिस आ ही गया। मेरा पोता देखना बड़ा होकर जब तुम्हारे जैसा ही बनेगा। इसकी माँ ने खुशी से अपने पोते को देखते हुए कहा, जो दरअसल पोती थी। अम्मी ये पोता नहीं है, पोती है। अल्लाह ने मेरी बेटी से नवाजा है। हशमत ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को आगाह किया। ज़ैनब भी कुछ फासले पर खड़ी थी और सुनकर तो वो भी चौंकी। उसकी माँ, जिसका चेहरा एक सेकंड पहले मुस्कुरा रहा था, वो एकदम से सीरियस हुआ। नवल भी बैठ कर इनके चेहरे के तासुरात देख रही थी और इनके चेहरे के तासुरात देखकर वो एकदम से परेशान हुई थी। इसकी माँ ने हशमत के चेहरे की तरफ देखा, जिसके चेहरे के तासुरात अभी भी नॉर्मल थे। हशमत समझ गया था कि इसकी माँ के तासुरात क्यों तब्दील हुए हैं, लेकिन इसे फ़र्क नहीं पड़ता था। हशमत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस हवेली को वारिस चाहिए था, ना कि एक बेटी। एक बेटे को कैसे ये जन्म दे सकती है, जबकि इसे अच्छे से कहा गया था कि हमें बेटा चाहिए। इसकी माँ ने गुस्से से नमल को घूरते हुए कहा। माँ, पहली बात, इसने आगे बढ़ते अपनी बेटी को इनसे लेकर नमल की गोद में लटाया था। औलाद मर्द के नसीब से होती है, इसमें औरत का कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी बात की मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बेटा पैदा हो या बेटी, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी नेमत से नवाजा है। मुझे बेटे की ख्वाहिश नहीं थी, मुझे बेटे की ख्वाहिश थी, मुझे औलाद की ख्वाहिश थी, चाहे वो बेटा हो या बेटी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे अपना वारिस चाहिए था, मुझे पोता ही चाहिए था अभी और इसी वक्त। इस लड़की को तलाक दो और बच्ची को भी इसके हवाले करो। इसकी माँ ने गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए कहा, जिसके माथे के बल गहरे हुए थे। खबरदार, अगर आपने मेरी बेटी और मेरी बीवी के बारे में कुछ भी ऐसा ऐसा बोला तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मैंने कहा ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि बेटा हो या बेटी, और मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचती हैं। मैं खुश हूँ, यही काफ़ी है। वो गुस्से से कहता हुआ नमल की जाने पर उसे सहारा देकर उसने उठाया और उसे लिए कमरे की जाने बढ़ गया। पीछे वो दोनों सास बहू इनको जाते हुए देख रही थी। अम्मी, मैंने आपको कहा था ना कि हशमत सरदार हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, और देख लें अपनी आंखों से। आपको तो ये लग रहा था कि पौधा होते ही वो इसे छोड़ देंगे, लेकिन बेटी भी होगी और बेटी के बाद भी वो इस लड़की को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते। ज़ैनब ने भी सास के पास आते हुए जल्दी पर तेल डालने का काम किया था। तुम ठीक कह रही हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मुझे पोता ही चाहिए था, मुझे पोती नहीं चाहिए। मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी, इसमें तो मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, इसकी सास ने कहा। तो ज़ैनब के चेहरे पर पुरसरार सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो यही तो चाहती थी। तुम्हें किसी भी किस्म की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे होते हुए किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हें कुछ कह सके। बस मेरा और अपनी बेटी का ख्याल रखो। नमल को कमरे में लाते हुए इसे आराम से बेड पर लिटाने के बाद उसने कहा था। चेहरे की परेशानी को साफ वो पड़ चुका था। इसे कुछ भी बोलने से पहले हौसला दे चुका था। आपको सच में फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई है? नमल ने थोड़ा परेशानी से पूछा। नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे बेटी ही चाहिए था। अब ये फजूल किस्म का मत सोचो, बस अपनी बेटी पर ध्यान दो और मुझ पर ध्यान दो। आखिरी बात इसने मुस्कुराहट दबाते हुए कही थी। नमल ने भी गहरा सांस लिया। कम से कम इसका शौहर तो इसके साथ था, इसे और क्या चाहिए था? इसलिए अपनी बेटी की जाने मतवजा होगी। अगले कुछ दिन तो सुकून से ही गुजरे थे। नमल भी अब काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। वो कमरे से भी बाहर आ जाती थी।
इसे लग रहा था कि सब ठीक हो गया है। इसकी सास को भी शायद इसने इस इसने भी इस बात को तस्लीम कर लिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसके साथ तो कुछ और ही सोचे सास कुछ और ही सोचे बैठी है। एक दिन जब इसकी सास को पता चला कि सरदार हशमत गाँव से किसी काम के सिलसिले में 2 दिनों के लिए जा रहा है, तो उसको ये मौका बिल्कुल ठीक लगा था और बस वो इंतज़ार ही कर रही थी कि हशमत जाए और वो पीछे अपना कारनामा सर अंजाम दे। ज़ैनब इसके साथ ही थी। जब सुबह नाश्ते के बाद अपनी बेटी और बीवी से मिलने के बाद वो शहर के लिए निकल गया था, तो पीछे इसी वक्त ज़ैनब के साथ इसकी सास कमरे में दिन दिन आती हुई आई थी। अपनी सास और ज़ैनब को देखकर वो एक पल के लिए हैरान हुई थी। अपनी बेटी को उसने ज़ोर से सीने में पीटा। इसे ऐसा लगा जैसे कुछ बुरा होने वाला है। जल्दी से यहाँ से जो भी अपना ज़रूरी इस सामान लेना है लो और यहाँ से निकल जाओ। इसकी सास ने नफरत भरे लहजे में दोनों को देखते हुए कहा। क्या मतलब अम्मी जी? इस ढंग घबराहट में पूछा था। खबरदार अगर तुमने मुझे अम्मी कहा तो मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं हूँ, समझ आई तुम्हें? अब इसी वक्त इस हवेली से अपनी बेटी को लेकर दफ़ा हो जाओ। मुझे पोती नहीं चाहिए। तुम्हें मैं साफ लफ्ज़ों में पहले भी कह चुकी हूँ और आधा घंटा है तुम्हारे पास। अभी के अभी ये चीज़ें समेटो और अपना गंदा वजूद लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इसकी सास ने सख्त लहजे में कहा था। ना चाहते हुए भी जमल की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? वो बेबसी से उनको देखते हुए बोली थी। ज़ैनब तो खामोशी से खड़ी तमाशा देख रही थी। इसने आग लगा दी थी, अब खड़े होकर तमाशा देख रही थी। अब आगे का काम इसकी सास ने करना था, जो वो बखूबी कर रही थी। मेरी बिलाल से कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, ना ही मैं चाहती हूँ तुम्हारा मनहूस वजूद यहाँ बर्दाश्त हो। बहुत बर्दाश्त कर लिया। अगर तुम पोता देती तो अलग बात थी, फिर भी तुम्हें इस घर से निकाल देना था, क्योंकि तुम्हें इस हवेली में लाने का मकसद ही यही था कि तुम इस हवेली को वारिस दो। लेकिन तुमने तो बेटी को जन्म दिया है, अब इसको लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लेकिन इससे पहले कि मज़ीद कुछ कहती, इसकी सास ने गुस्से से आगे बढ़ी थी। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मुझे खुद ही तुम्हें हवेली से बाहर निकालना पड़ेगा। इसे बाजू से पकड़ते हुए घसीटते हुए दरवाजे तक ले आई थी। सारे मुलाजमीन खड़े हुए इनको देख रहे थे। इसने इसे बाजू से पकड़ बाहर की जानिब धक्का दिया। नमल ने मुश्किल खुद को संभाला था और अपनी बच्ची को गिरने से बचाया। खुद वो दीवार के साथ लगी थी। इसका सर भी बहुत ज़ोर से दीवार के साथ लगा था। अपना मनहूस वजूद लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ और दोबारा कभी भी इस हवेली का रुख मत करना। इसकी सास ने गुस्से कहते हुए ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और इसकी आंखों से गर्म आंसू निकल कर इसका चेहरा भिगोने लगे थे। नमन ने हवेली की तरफ देखा तो वो कहाँ जाएगी। माँ बाप ने तो पहले ही इससे मुँह मोड़ लिया था और अब कोई इसका रिश्तेदार भी ना था। इसे रह रह कर रोना आ रहा था अपने यहाँ पर, अपनी हालत पर। इसने अपनी बच्ची को देखा, झुक इसके माथे पर बोसा दिया। इसके पास तो मोबाइल भी ना था वो कि हशमत को कॉल कर सके, लेकिन इसे नंबर याद है, इसलिए वो वहाँ से चल पड़ी। लेकिन शायद इसकी किस्मत अच्छी थी, अभी वो थोड़ी आगे ही गई थी जब इसे हशमत की गाड़ी नजर आई। वो वापस क्यों आ गया था इसे समझ नहीं आई, लेकिन इस वक्त इसका दिल इसकी गाड़ी देख कर बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। हशमत जो अपना मोबाइल जल्दी कमरे में भूल गया था, अब जब आधे रास्ते में जाकर हवेली से गांव से बाहर निकल आया तो अपने मोबाइल का याद आया, तो मजबूरन इसे वापस आना पड़ा, क्योंकि मोबाइल इसके बहुत काम आने वाला था। इसने मुख्तलिफ लोगों को कॉल करनी थी और नंबर मोबाइल में ही सेव थे। ना चाहते हुए भी इसे वापस आना पड़ा। लेकिन जब इसने नमल अपनी बेटी को हवेली से बाहर देखा तो काफ़ी हैरान हुआ था। नमल बहुत कम हवेली से बाहर आती थी। वो भी जब हशमत होता था इसके साथ ही कहीं बाहर आती जाती, वरना हवेली से बाहर कदम न रखती। और अब इन दोनों को देखकर वो काफ़ी हैरान हुआ था। काफ़ी सुबह का वक्त था, इस वक्त इसका बाहर निकलना हैरान कर गया। वो गाड़ी रोक के बाहर निकला और चलता हुआ नमल के करीब आया था। तुम इस वक्त बाहर क्या कर रही हो और सब खैरियत तो है ना? हशमत ने बेताबी से इसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेते हुए पूछा। वो हिचके लेते हुए आस्ता आस्ता सारी ये बात हशमत को बताती चली गई थी, जिसके गुस्से से माथे की रगत तन की थी और चेहरा भी सुर्ख हो गया था। लगता है मुझे कोई ना कोई सख्त फैसला लेना ही पड़ेगा। वो मुंह में बड़बड़ाया था। वो तो शुक्र था कि मोबाइल की वजह से वो वापस आ गया। अगर वो वापस ना आता तो नंबर कहीं भी चली जाती तो वो क्या करता? मैंने कहा था ना कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। चलो मेरे साथ, आज इस मामले को भी ख़त्म कर देते हैं। वो कहते इससे बाजू से पकड़ कर गाड़ी की जानिब लिए भर गया था और फ्रंट दरवाज़ा खोल के इसे बिठाया था। दोनों सास बहू जो नवल को घर निकालने के बाद मुतमिन थी कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अपने सरदार को क्या जवाब देगी, लेकिन ये सोच कर मुतमिन थी कि अभी 2 दिन पड़े हुए हैं तो सोच लेंगे। कुछ भी कह देंगे कि वो भाग गई है, कुछ भी कह देंगे, कम से कम हवेली से तो वो चली गई है ना, यही इनके लिए अहम था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि हशमत इतनी जल्दी से छोड़ने वाला नहीं है। अभी वो दोनों कमरे में आकर बैठी ही थी जब मुलाजमा ने आकर बताया हशमत सरदार वापस आ गया है और आप दोनों को बुला रहे हैं। हशमत की वापसी का सुनकर दोनों एकदम से हैरान होने के साथ परेशान भी हुई थी। वो इतनी जल्दी कैसे आ गया? उसने तो 2 दिन बाद आना था ना। इसकी सास ने ज़ैनब को देखते हुए कहा, जो खुद परेशान लग रही थी। पता नहीं अम्मी, ये तो जाकर पता चलेगा। लेकिन हशमत के साथ नंबर को भी देखकर दोनों ने बेयकीनी से एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा।
क्यों आप लोगों के चेहरे पर इतनी हैरानगी क्यों है? आप लोगों ने तो इसे घर से निकाल दिया था। आप लोगों को लगा कि अब तक तो वो जा चुकी होगी। अश्मा ने दोनों के चेहरे के तासुरात देखकर तंजिया लहजे में कहते हुए दोनों के करीब आया था। आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी और मेरी बेटी को इन्हीं के घर से बाहर निकालने की? नमल तो खामोशी से अपनी बेटी को पकड़े चेहरा झुकाए खड़ी हुई थी। बेटा, वो इसकी माँ ने कुछ कहना चाहा था। मुझे कोई भी सफाई नहीं सुननी, बस मुझे ही वजह बताएं, वो सख्त लहजे में बोला था। वजह तुम पहले ही जानते हो। मैंने तुम्हें राजी इसलिए किया था कि तुम हवेली को इसका वारिस इस हवेली को इसका वारिस मिले और हवेली के खून को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अब इस लड़की की इस हवेली में कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी माँ ने सफाकी से कहा था। ये डिसाइड करने वाली आप कौन होती हैं? मेरी बीवी और मेरी बेटी को हवेली से बाहर निकालने वाली आप कौन होती हैं? ये मेरी बीवी और मेरी बेटी है। हशमत ने नमल की तरफ इशारा करते हुए धीमे मगर करख्तगी से कहा था। मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये मेरी बीवी है। वो भी इसी अंदाज में बोला था। अगर आप माँ होने का फ़र्ज़ निभाएं तो मैं भी बेटे होने का फ़र्ज़ निभाऊंगा। आप मेरी बेटी और बीवी को हवेली से निकालना चाहती हैं और आप चाहती हैं मैं फिर भी आपकी बात सुनूं, और तुम कब अपनी हरकतों से बाज आओगी? मैंने पूरी कोशिश करके देख ली है कि तुम्हें खुश रखूं, लेकिन अपनी दोनों बीवियों को मैं खुश रखूं, लेकिन लगता है तुम्हें सुकून की ज़िंदगी गुजारना पसंद नहीं है। तुम्हें मना किया था कि कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आखिर तुमसे पूछना हूँ, मुझे बताओ कि चाहती क्या हो? हशमत ने ज़ैनब की तरफ देखते हुए सरलहजे में पूछा, जो अपने हाथों कमरोड़े पर शान से खड़ी हुई थी। मैं अपना फैसला आपको पहले भी सुना चुकी हूँ और अभी दोबारा ये कह रही हूँ, आपको अब दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। या तो आप इस लड़की को तलाक दें या मुझे। ज़ैनब ने सामने देखते हुए सरलहजे में कहा। तो फिर ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। मैं नमन और अपनी बेटी को तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे साथ भी मैं सुकून की ज़िंदगी गुजारने की पूरी कोशिश की और अपनी तरफ से मैंने लगातार कोशिश करता रहा कि तुम्हें इस हवेली में कोई परेशानी ना हो। नवल के आने के बाद भी मैं तुम्हारे हकूक़ और फ़राइज़ से पीछे नहीं हटा, लेकिन शायद तुम चाहती ही नहीं हो कि तुम इस हवेली में रहो। तो तुम्हारी ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देता हूँ। मैं हशमत अपने पूरे होश हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ। हशमत ने सख्त लहजे में ज़ैनब को देखते हुए कड़क लहजे में कहा था। जितने भी लोग वहाँ खड़े थे उन्होंने बेयकीनी से हशमत की तरफ देखा और नमन ने भी फ़ौरन सर उठाकर उसकी तरफ देखा और ज़ैनब तो आंखें फाड़े से देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह ऐसा कर गुजरेगा। इसे तो बस हशमत को धमकाना चाहा था, लेकिन वो तो सच में ही सब कर गुजरा था। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है और कल सुबह मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। आज की रात यहाँ से दफ़ा हो जाओ। हशमत ने दो टोक अल्फाज में कहा। वो तो अभी भी बुत बनी वहीं पर खड़ी हुई थी और आपने मुझे बहुत मायूस किया है। एक औरत और इस तरह की सोच आप कैसे रख सकती हैं? मुझे तो हैरत हो रही है आपकी सोच पर। मुझे हैरत हो रही है कि मैं आपका बेटा हूँ। हशमत के लहजे में आखिर में बेबसी तारी हुई थी। और आज आपने अपनी पोती के साथ अपने बेटे को भी खो दिया है। आज से आप यही समझिएगा कि आपका कोई बेटा नहीं है। लेकिन मैं आखिरी बार आपको कहना चाह रहा हूँ, मेरी बेटी और मेरी बीवी से दूर रहिएगा, वरना अगली बार मैं माँ होने का भी लिहाज नहीं करूँगा। वो गुस्से से कहते हुए इसका हाथ पकड़े अपने कमरे की जाने बढ़ गया था। वो दोनों सास बहू पीछे वहीं बेबसी का बुत बनी खड़ी हुई थी। अगली सुबह ज़ैनब अपना सामान समेट कर हवेली से चली गई थी। अब इसका यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता था। इसने अपने हाथों से अपना हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया था। अब यहाँ रुकना बेकार था, क्योंकि जिस इंसान के लिए वो इतनी कोशिश कर रही थी उसे इसे के कहे गए मुताबिक इसे तलाक दे चुका था। और हशमत की माँ ने तो पूरे 2 दिन तक खुद को अपने कमरे में कैद रखा था और वही सोचती रही थी कि क्या गलत है और क्या सही। और इतनी देर सोचने के बाद इन्हें बात समझ में आ गई थी कि वो गलत कर रही थी। जब बेटे ने इनको आईना दिखाया तो इनको पता चला कि क्या सच है और क्या झूठ। अगर वो अपनी जिद पर अड़ी रहती तो अपने बेटे को भी खो देती और वो ये हरगिज़ नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया वो कि हशमत से माफ़ी मांगेगी और इसी फैसले की बिना पर आज वो उसके सामने मौजूद थी। देखो हशमत, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मैंने नमल के साथ बहुत बुरा किया है। मैंने तुम दोनों से माफ़ी मांगने के लिए यहाँ आई हूँ। वो दोनों भी कमरे में ही थे। नाश्ते के लिए बाहर जाने वाले थे जब कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। उसकी माँ अंदर आई थी। आकर दोनों से माफ़ी मांगने लगी। नमल ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए इससे पहले कि वो हाथ जोड़ती के हाथों को पकड़ लिया था। कैसी बातें कर रही है आप? बड़ों से तो गलतियाँ हो ही जाती हैं। हम छोटों को चाहे कि हम बड़ों की गलतियों को नज़रअंदाज करें, और आप प्लीज़ हाथ में जोड़िए। आप हाथ जोड़ेंगे तो हम गुनहगार हो जाएंगे, नमल ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। तो इसकी बात सुनकर इनका सर शर्म से मज़ीद झुक गया था। वो तो खड़ा अपनी माँ को देख रहा था, उनके चेहरे की तरफ देख रहा था कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रही। लेकिन इनके चेहरे पर हकीकत को देख कर से यकीन हो गया कि इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसलिए वो गहरा सांस लेते हुए चलता हुआ उनके पास आया, उनके हाथों को अपने लबों से लगाया। मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जो कुछ मैंने कहा वो गुस्से में कहा। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हशमत ने धीमे लहजे में कहा और अपनी माँ को गले लगा लिया। जिनकी आंखों में आंसू आ गए थे। बेटा नहीं, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं बहुत गलत कर रही थी, बस मुझे माफ़ कर दो। अभी अब ये सब बातें छोड़े।
हम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप मेरी माँ हैं। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि मैं कभी भी आपसे इस लहजे में बात करूं, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। लेकिन खैर, जो हो गया सो हो गया। आपको एहसास हो गया है, यही काफ़ी है। अशमत अपनी माँ को देखते हुए कहा। अशमत की माँ को लगा इनका बेटा इनको वापस मिल गया है। उन्होंने अपनी बहू की तरफ देखा। मैंने अपने पोते को क्या मैं अपनी पोती को अपने गोद में ले सकती हूँ? उन्होंने नमल को देखते हुए पूछा था, जिसने फ़ौरन इस बात में सर हिला दिया। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। वो अपनी बेटी की तरफ बढ़ी, उसको लाकर अपनी सास के गोद में दे दिया। क्या नाम रखा है तुम दोनों ने इसका? इसकी सास ने अपनी पोती के चेहरे को इस बार पूरे मोहब्बत और खलूस से चूमते हुए पूछा था। हमने तो अभी तक कुछ नहीं रखा, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई नाम है तो आप रख सकती है। नमल ने मुस्कुराकर अशमत को देखते हुए कहा, जिसने इस बात में सर हिला दिया। क्या मैं इसका नाम रख सकती हूँ? इसकी सास ने खुशी से पूछा था, जिस पर दोनों ने एक जुबान होकर कहा, जी बिल्कुल। ये सुनते ही इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। चलो ठीक है, फिर मैं सोच कर तुम दोनों को बता दूंगी, और मैं अपनी पोती को लेकर जा रही हूँ। तुम दोनों भी जल्दी नाश्ते के लिए आ जाओ। वो कहते ही मुस्कुराकर बच्ची को लिए वहाँ से चली गई थी। वो दोनों पीछे कमरे में अकेले थे। मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, नमल ने हशमत को देखते हुए कहा था, जिसने कमर से पकड़ के उसे होद के करीब किया। मुझे ऐसा लग नहीं रहा, बल्कि मुझे पूरा यकीन है। बस अल्लाह करे कि हमारी आगे की ज़िंदगी भी एक दूसरे के साथ गुजरे, और अगर कोई मुसीबत आए भी तो हम दोनों मिलकर इसका सामना करें। अशमत ने मुस्कुराते हुए कहा था। अशमत, आपको नहीं लगता कि आपको ज़ैनब को तलाक नहीं देनी चाहिए थी? नमल ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा था। मैं जानता हूँ कि तुम ये सवाल ज़रूर पूछोगी, लेकिन अगर मैं अपने दिल की बात बताऊँ तो मैंने पूरी कोशिश करके देख ली, उसे आजमा कर भी देख लिया कि वो कभी भी अपना घर बसाना नहीं चाहती थी, और अगर मैं इसे तलाक ना भी देता तो उसका सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था तुम्हारी और मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह करना। इस बार तो उसने ये काम किया, अगली बार वो तुम दोनों को जान से भी मार सकती थी। मैं इसे हर तरह से आजमा कर देख चुका हूँ। इस वजह से मैंने ये फैसला भी इसी के कहने पर किया है। वो तलाक चाहती थी तो मैंने इसे दे दी, और आज के बाद इसका जिक्र भी इस हवेली में नहीं होगा। अशमत ने दो टोक अल्फाज में कहा। नमल ने गहरा सांस लिया था। और जब सब कुछ ठीक हो गया है तो तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें हनीमून पर जाना चाहिए? बात को तब्दील करते हुए अशमत ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए इसे देखते हुए पूछा था, जिसने इसे घूरना चाहा लेकिन घूर भी ना पाई थी। एक बेटी के बाद आपको हनीमून पर जाना याद आया है? तो क्या वो हमारी बेटी भी हमारे साथ जाएगी ना? अशमत ने इसके सर पर अपने लब रखते हुए वो धीमी आवाज़ में बोला था। नमल इसकी बात सुनते ही मुस्कुरा पड़ी थी। वो पीछे हुआ तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसने एड़ियाँ ऊंची की, और थोड़ा सा ऊपर होते हुए इसने अशमत के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में लेते उसका चेहरा थोड़ा नीचे किया, उसके माथे पर अपने होंठों से बहुत प्यार से किस की थी। वो तो इसकी हरकत पर हैरान हुआ था। थैंक यू अशमत, हर एक चीज़ के लिए। इसे देखते हुए वो मुस्कुरा पड़ी। अशमत ने खींच कर अपने सीने में भींच लिया था। दोनों ने सुकून से आंखें मूंद ली थी। दोनों की ज़िंदगी में कोई मुसीबत या परेशानी नहीं थी, लेकिन इन दोनों की आगे की ज़िंदगी अच्छी गुजरने वाली थी। ख़त्म शुद। तो डियर रीडर्स, ये था नावल धड़कनों का लम्स, और इसकी राइटर हैं RH के। इनका एक और नावल भी है जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें है, और ये भी मैं उसी में रख रही हूँ। अगर आप लोग पहला पहला भी नावल पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो कैसा लगा आप सबको नावल? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये न्यू राइटर है, तो ये अगर कोई गलती कोताही हुई हो, इमला की मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि न्यू राइटर है तो वो पूरी कोशिश कर रही है अच्छा लिखने की, सारा कुछ अच्छा करने की। तो आप लोग इनका सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।